Hello friends, I am Pankaj Kumar Tripathi, going to discuss on the basic elements of tort. The study of elements of tort are of two kinds. As a basic element of tort and एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर टॉर्ट, किसी एक अपकृत्य के आवश्यक तत्व, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन एज ए टॉर्ट, एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस एज ए टॉर्ट, अपकृत्य या उपताप या एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस एज टॉर्ट, उपेक्षा के कृत्य के रूप में उसके तत्व। और एक किसी भी टॉर्ट में क्या एलिमेंट्स होंगे, किसी भी टॉर्ट में कॉमन, जैसे हम लोग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्ट्स रियस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो चार एलिमेंट्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, वो किसी एक अपराध के तत्व नहीं है, वो सभी अपराधों में लगभग है। उसी तरह से द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, किसी भी टॉर्ट के लिए बेसिक एलिमेंट क्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आज हमारे अध्ययन का विषय इस वीडियो में ये होगा। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टुडे क्लास। ओके, there are just two elements, an illegal act, एक अवैध कार्य होना चाहिए, इलीगल एक्ट, किसके द्वारा, बाय द डिफेंडेंट, ऑफ डिफेंडेंट। ये कार्य किसका होना चाहिए, डिफेंडेंट का, प्रतिवादी का कार्य। प्रतिवादी ने कोई इलीगल एक्ट किया, एन इलीगल एक्ट इज डन बाय डिफेंडेंट and it causes injury to the plaintiff, और इससे वादी को क्षति होनी चाहिए। So there are just two elements. First, an illegal act done by defendant and it is resulted in injury to the plaintiff, और ये वादी को क्षति के रूप में घटित होना चाहिए। Now we should discuss on what is when an act is said to be an illegal act. कब किसी कार्य को हम अवैध कार्य कहते हैं, and what is the meaning of injury. अगर इन दोनों को समझ लें तो एलिमेंट समझ में आ जाए। An illegal act means an act which is not supported by law. नॉट सपोर्टेड बाय लॉ का मतलब लॉ डजंट सपोर्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। इलीगल एक्ट मीन्स एन एक्ट जिसके कॉन्सिक्वेंसेज को लॉ का सपोर्ट न मिले, यानी जब लॉ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपने कोई एक्ट किया, अगर वो लॉफुल है, आपने कोई एक्ट किया दैट इज लॉफुल, द कॉन्सिक्वेंसेज आर बीइंग सपोर्टेड बाय लॉ, it means you are not liable for the consequences because the consequences are supported by law. Suppose करिए एक कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वारंट का एक्सक्यूशन करने में वो किसी को अरेस्ट करता है, जिसको अरेस्ट किया गया उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गायब हो गया, लिबर्टी उसकी छीन गई, ही इज डिप्राइव्ड फ्रॉम लिबर्टी टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, बट द एक्ट इज लॉफुल बिकॉज इट इज डन इन एक्सक्यूशन ऑफ एन अरेस्ट वारंट, क्योंकि ये गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन में किया जाता है, दैट इज लॉफुल एक्ट। सो द ऑफिसर एक्सिक्यूटिंग द वारंट would not be liable for the consequences of his act. अपने कार्य के परिणाम के लिए लाइबल नहीं होगा, बिकॉज इट मीन्स द एक्ट इज लीगल, वह कार्य क्या है, वैध है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे गिरफ्तार कर ले, किसी को पकड़ ले, हैविंग नो अथॉरिटी टू अरेस्ट पर्सन, अगर किसी को होल्ड कर ले, then the consequences are not supported by.
अगर वो अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, इट वुड बी कॉल्ड, इट वुड बी अमाउंटेड एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसे मिथ्या कारावास कहेंगे। एंड द पर्सन हु डन द एक्ट वुड बी लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और वह व्यक्ति उन दोषपूर्ण परिणामों के लिए दायी होगा। सपोज करिए, इसका मतलब क्या है, जरा हम 4 टर्म पे गौर कर लें, कुछ एक टर्म्स पे गौर कर लेते हैं। इलीगल, पहला टर्म है। दूसरा हम कह देते हैं अनलॉफुल। इलीगल और अनलॉफुल में क्या अंतर है? अनलॉफुल और इलीगल में अंतर है, अनलॉफुल। और तीसरा इनवैलिड। दिस इज बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ। कानून का ये मूलभूत ज्ञान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न कभी संस्थानों में ऐसा पढ़ाया जाता है। नीदर दीज आर taught in any institute nor written in any book, न तो किसी किताब में लिखा हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द टर्म्स जनरली, बेसिकली जो आपको एलओ किताब है कहीं लिखा होगा। चौथा हम वाइड भी एक टर्म ला देते हैं, वाइड। इलीगल का मतलब है which is not supported by law. Law doesn't support. ठीक है, लॉ डजंट सपोर्ट, लॉ सपोर्ट नहीं करती है। ये काम हुआ, इसने ये इस काम को किया और फिर ये आगे बढ़ गया, अब ये यहां पहुंच गया है। ये जो कार्य इसका हुआ था, इसको, इस कार्य को लॉ सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये जो पीछे कार्य का परिणाम छोड़ के गया, ये इसी के सिर पे लाद दिया जाएगा। सिविल इलीगल एक्ट मीन्स an act which is not supported by law. Unlawful act, law prohibits, law prohibits the act. वो कार्य है जिसको विधि मना करती है। ब्रैकेट में क्राइम। यहां देखिए, वो जब चला गया तो इसके सिर पे डाल दिया गया। यहां क्या है, जैसे ये काम कोई करने जा रहा है, लॉ यहीं पे मना कर देगी, नो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अनजाने में हमसे किसी का सामान टूट गया, इट इज इलीगल एक्ट। हमें नेग्लिजेंटली कंडक्ट नहीं करना चाहिए था, हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आई हैव done the act negligently and it is resulted as loss to the other person, so the loss would be imposed upon me. ये जो लॉस हुआ है वो मेरे सिर पे डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या इस तरह से नेग्लिजेंस कोई कर ही न पाए, इसके लिए लॉस बन सकता है? नो। यहां क्या है, कोई अपराध करने जा रहा है, लॉ अपोज प्रोहिबिट्स द एक्ट टू बी डन। विधि ऐसे कार्य का होना ही मना कर देती है। कर, आप कहेंगे कर दिया तो कर दिया, तो फिर विधि आगे ही आएगी और उनको दंडित कर देगी, इन्हें जेल में डाल देगी, फांसी पे लटका देगी, जेल में डाल देगी। यहां सिर्फ जिम्मेदारी डाल देगी इलीगल एक्ट में। लेकिन इफ द एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हु प्रोहिबिट्स द एक्ट? इट इज सॉवरेन। संप्रभु ही तो है जो मना करता है। आईपीसी क्या लिखती है? हु विल कमिट मर्डर shall be liable to be punished either by death punishment or by
लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आईपीसी लिखती है कि जो कोई हत्या कार्य करेगा उसे सजाए मौत या आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। तो पहले कहती है मत करो, अगर तुम करोगे तो दंडित कर देंगे, यानी तुम्हारे कार्य का परिणाम नहीं। कार्य का परिणाम क्या? अगर इसने मर्डर किया तो वो इलीगल है, क्योंकि वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। एन एक्ट माइट बी एट सेम टाइम एन इलीगल एक्ट एंड आल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इट माइट, एक ही कार्य अवैध और अपराध दोनों हो सकता है। जनरली जितने भी अपराध हैं वो अवैध भी हैं। क्यों? क्योंकि उन अपराधों के परिणामों को विधि समर्थित नहीं करती। सच है, इस पर्सन ने किसी की घड़ी चुरा ली, इट इज प्रोहिबिटेड, थेफ्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कर दिया, जेल में डाला जाएगा। लेकिन जो घड़ी लिया वो इसके सिर पे जाएगा, इसे रिटर्न करने के लिए कहा जाएगा। तुम वो घड़ी जो लेकर चले गए वो वापस करो। विलिंगली नोविंगली ये किसी का सामान तोड़ता है जानबूझकर, इट इज मिस्चिफ, ऑफेंस ऑफ मिस्चिफ, ये रिश्ती का अपराध आईपीसी सेक्शन 425 में डिफाइन है। इसके लिए इसे सजा दे दी जाएगी। लेकिन जिसका सामान तोड़ दिया है, द एक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, द कॉन्सिक्वेंसेस शैल बी इम्पोज्ड अपॉन द रॉन्गडूअर हिमसेल्फ। दोषकर्ता के सिर पे ही वो डाल दिया जाएगा। तो जो परिणाम इसके सिर पे डाल दिया जाएगा, इसको ये डैमेजेस दे, कंपनसेट करे, ये सिविल रॉन्ग माना जाता है और ये क्रिमिनल रॉन्ग है। इनवैलिड मीन्स लॉ डजंट रिकॉग्नाइज because of lack of formality। किसी फॉर्मेलिटी की कमी की वजह से उस कार्य को, इनवैलिड का मतलब किसी कार्य को लॉ की फॉर्मेलिटी, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी में कमी की वजह से विधि उसे मान्यता नहीं दे रही। जैसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू एनी अदर पर्सन, बट हमने जो डीड एक्सिक्यूट की है इट इज अनरजिस्टर्ड। फॉर्मेलिटी क्या है? द डीड ऑफ द गिफ्ट डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड, बट इट इज अनरजिस्टर्ड। तो लॉ क्या उस गिफ्ट को रिकॉग्नाइज कर लेगी? इट इज गिफ्ट? नो। क्या गिफ्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, सपोर्ट करेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मेलिटी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पा रहा उसको, कुछ और चीज लगाई। तो जो इनवैलिड है उसे वैलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, वाइड क्या है? तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मेलिटी। इसका मतलब जब इस फॉर्मेलिटी को फुलफिल कर देंगे तो ये इनवैलिड से वैलिड हो जाए। हम ले गए उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया, अब इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट इज वैलिड। इसको आप समझिएगा मुस्लिम विवाह में, निकाह में मुस्लिम लॉ। सुन्नी मुस्लिम मेल पांचवा विवाह कर रहा है, फिफ्थ मैरिज सोलनाइज करता है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, a Muslim male is allowed to have not more than 5 wives at a time, but he does fifth marriage, having 4 wives at the time of marriage। तो ये पांचवा विवाह क्या, ये इनवैलिड माना जाता है। माना जाता है 4 ही रखना चाहिए, 5 कैसे हो गए? अब जो पहले की 4 थी उनमें से किसी से उसका मैरिज डिसल्यूट हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, विवाह टूट जाए, तलाक हो जाए या वो मर जाए, क्या हो जाएगा? जो पांचवा जो फिफ्थ होगा वो 4 में आ जाएगा, इट वुड बी वैलिड। यानी इनवैलिड हम उसके लिए लगाते हैं जिसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। इसमें सपोर्ट करने न करने की बात नहीं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं है। लॉ उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, उसे मान्यता नहीं दी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ फॉर्मल एलिमेंट, औपचारिक तत्व की कमी के कारण। एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, सब्सटेंटिव एलिमेंट होते हैं और फॉर्मल एलिमेंट्स।
अगर फॉर्मल एलिमेंट का लैक है तो इनवैलिड होगा, अगर सब्सटेंटिव एलिमेंट का लैक हो जाएगा तो इन केस ऑफ लैक ऑफ सब्सटेंटिव एलिमेंट लॉ नेवर रिकॉग्नाइज। तो वाइड मीन्स an act which law doesn't support। ये अंडरस्टूड जोड़ लीजिएगा, लॉ नेवर इसे विधि कभी भी समर्थन नहीं करेगी। देखिए इनवैलिड और वाइड में क्या अंतर है, इन दोनों में ही लैक ऑफ एलिमेंट्स है, इन दोनों में ही तत्वों की कमी है, लैक ऑफ एलिमेंट। टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। लेकिन जो इनवैलिड है इसमें फॉर्मल एलिमेंट की कमी है, ठीक है, फॉर्मल एलिमेंट। और जो वाइड है इसमें सब्सटेंटिव एलिमेंट। ये सब्सटेंटिव, इसमें क्या है, फॉर्मल एलिमेंट। हमें पता है, वीडियो देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आप समझिए ये घर मेरा है ही नहीं और फिर भी मैं बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। द प्रॉमिस इज वाइड। मैं इंसान पर्सन हूं, पागल हूं, हैविंग नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई कॉन्सेंट। मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं ये घर बेचूंगा। क्या इंसान पर्सन के प्रॉमिस को कभी भी प्रॉमिस माना जाएगा? नेवर। मेरी एज जो है आज 17 ईयर्स है, सपोज करिए आई मेक अ प्रॉमिस टू अदर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट। करार करने के लिए हम सहमत होते हैं। करार करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए मेरा मेजर होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है। आई मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन मैं तो 17 साल का हूं। इट इज लैक ऑफ सब्सटेंटिव एलिमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने में ये मूल तत्व की कमी है। सब्जेक्ट मैटर का लॉस होना, पर्सन का इनकॉम्पिटेंट होना, ये सब जो है वो सब्सटेंटिव है, मूल है उसके। अगर ये नहीं है तो वाइड हो जाएगा। और अगर फॉर्मेलिटी की कमी है, एक फादर ने अपने बच्चे को बोला कि अगर तुम हाई स्कूल की परीक्षा में 95% मार्क्स अचीव करोगे देन आई विल प्रोवाइड यू अ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक कह देने की बात उन्होंने किया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन द प्रॉमिस इज वाइड एट द लेवल ऑफ, एट द स्टेज ऑफ एन एग्रीमेंट। दिस इज वाइड। ये सुन लिया, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं। लेकिन इसके लिए फॉर्मेलिटी, अगर वो रजिस्ट्री करा देंगे, रजिस्ट्री किए रहेंगे तो मान लीजिए उसका वो एक्सेप्शन होता है। अब वो लिखे हुए हैं, अभी जाके रजिस्ट्री करा देंगे तो मान लिया जाएगा, नहीं कराएंगे जब तक रहेंगे तब तक वो वाइड है। वाइड क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ कंसिडरेशन है। अब जरा देखिए, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मेलिटी। एक उसने कोई प्रॉपर्टी दान करने की बात की है, दान कर दी और दान करने की बात की, दोनों फर्क है। दान करने की जो बात है उसमें कंसिडरेशन नहीं है, इस नाते वो वहां पे वाइड है। लेकिन अगर वो कर दिया उसको तो वो है। जो फॉर्मेलिटी ये फुलफिल नहीं किया तब तक वो इनवैलिड है, और फॉर्मेलिटी फुलफिल कर दिया तो वैलिड। मैं फिर से इसको बताऊं कि जब कभी सब्सटेंटिव एलिमेंट का लैक हो जाएगा तो वो नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दैट नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट इज कॉल्ड एन एक्ट वाइड। और जब फॉर्मल एलिमेंट की कमी होगी जिसको हम बाद में फुलफिल कर सकते हैं, देन द एक्ट इज इनवैलिड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्मल एलिमेंट। हम लोग टॉर्ट में क्या देख रहे हैं? इलीगल। इलीगल एक्ट वो नहीं है जिसको लॉ आगे से रोके ही, चाहे आगे से रोके या न रोके, पीछे से उसका सपोर्ट नहीं करे।
अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कार्य प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो यानी क्राइम हो और वो लीगल भी हो? जनरली इट्स नॉट पॉसिबल। एवरी क्रिमिनल रॉन्ग्स इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ आल्सो। सो ऑल द क्राइम्स आर इलीगल एक्ट्स, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू। यहां कुछ अपवाद भी, जैसे चाइल्ड मैरिज। Child marriage is a prohibited act. Ceremonializing of a child marriage is prohibited in law, but the marriage is valid, recognized by law. यानी उसका जो रिजल्ट आया उसे सपोर्ट कर रही है लॉ। मैरिज जो हुआ, मैरिज कैसा? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह अपराध है, जो करेगा करवाएगा दंडित हो रहा है। विवाह हो जाने के बाद भी दंडित तो हो रहे हैं, लेकिन जो विवाह हो गया है उसे विवाह माना जा रहा है। अपराध कार्य किया, करके क्या किया? विवाहित हो गए, तो विवाह तो मान लिया गया ना। वेदर द एक्ट इज लीगल और इलीगल, द एक्ट इज लीगल बट प्रोहिबिटेड। लीगल मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को लॉ सपोर्ट करे। चाइल्ड मैरिज का कॉन्सिक्वेंस क्या है? मैट्रिमोनियल कैपेसिटी ऑब्टेन करना, इसे तो लॉ सपोर्ट कर दे रही है ना। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इलस्ट्रेशन है कि जबकि एक्ट जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अनलॉफुल है, बट इवन इट इज लीगल इन लॉ। डाउरी, डाउरी अगर किसी को दी गई तो क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। मेरी घड़ी आप चुरा लेंगे, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट इट इज इलीगल। यह अवैध भी है। क्यों? क्योंकि आपको दंडित किया जाएगा, बिकॉज़ दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और वो मेरी घड़ी मुझे रिटर्न भी करा दी जाएगी। क्यों करा दी जाएगी? क्योंकि ये इलीगल भी है। लॉ डजंट सपोर्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। लेकिन अगर एक आदमी अपनी बेटी की शादी में कोई डॉरी देता है, तो डॉरी देने के लिए, डॉरी इज प्रोहिबिटेड इन लॉ, ही वुड बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। लेकिन जो वो दे दिया है, क्या वो रिटर्न हो जाएगा? जी नहीं, वो लड़की के पास ही रहेगा। तो उसका एक्ट लीगल है बट अनलॉफुल है। तो इस तरह से कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर इलस्ट्रेशंस मिलते हैं जहां की एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ यानी क्राइम होने पे भी लीगल हो सकता है। हमें टॉर्ट में क्या पढ़ना है? वेदर द एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और नॉट। इट मस्ट बी इलीगल। इलीगल मींस इट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट मस्ट नॉट बी सपोर्टेड बाय लॉ। जो कार्य का परिणाम निकले, विधि उसका समर्थन न करती हो। तो नहीं करेगी समर्थन तो क्या हो गया? मैं कोई ऐसा कार्य किया जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, विधि उसमें मेरा साथ नहीं दे रही, तो फिर क्या होगा? उस परिणाम को मुझे बियर करना पड़ेगा। मतलब कैसे? मैं नेग्लिजेंटली गाड़ी ड्राइव किया और इससे किसी का ग्लास रखा हुआ था, टूट गया। अब वो ग्लास टूट गया तो मेरा कार्य क्या है? इलीगल है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। उसका सपोर्ट करेगी नहीं मेरे काम को। क्या कहेगी कि ग्लास जैसा था वैसा कर दो। मतलब क्या है? डैमेजेस दो, पैसे दे दो। मैंने किसी के खिड़की को बंद करने के लिए दीवार खड़ी कर दी। द एक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। अगर एक्ट नॉट सपोर्टेड बाय लॉ है तो क्या होगा? मुझे दीवार गिरानी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से इलीगल एक्ट मींस एन एक्ट व्हिच इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ। और इंजरी मींस डैमेज टू राइट, वायलेशन ऑफ राइट। और यहां कौन से राइट की बात हो रही? चूंकि टॉर्ट है तो यहां राइट इन रेम की बात हो रही है। टॉर्ट में राइट इन रेम की बात हो रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता वहां भी वायलेशन ऑफ राइट होता है, बट वो होता राइट इन पर्सन, दूसरे व्यक्ति से हमारा जो अधिकार। अगर मैंने संविदा किया, मैंने ये से कहा तुम ये काम कर देना, उसने कहा यस आई विल डू दैट, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो इट इज वायलेशन ऑफ माई राइट अगेंस्ट हिम ओनली। ये जो मेरा अधिकार है वो केवल उसी के खिलाफ है। राइट इन पर्सन, देयर इज वायलेशन ऑफ राइट बट राइट इन पर्सन। टॉर्ट में क्या होता है? वायलेशन ऑफ राइट, बट राइट मस्ट बी
टुवर्ड्स पब्लिक, कोई शोर न मचाए, कोई गंदगी न फैलाए, कोई मुझे न मारे, कोई मुझे गाली न दे। जनरली दीज आर ऑफ नेगेटिव नेचर। जनरली बेसिकली मोटे तौर पे अगर आप कहेंगे तो राइटिंग नेम जो होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं और राइटिंग पर्सन नेम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो आप इंजरी टू प्लेंटिफ, वायलेशन ऑफ राइट ऑफ प्लेंटिफ, अगर इन्होंने इलीगल एक्ट किया लेकिन इसके राइट का वायलेशन नहीं हुआ तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट, सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ में रेमेडी हमें रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट नहीं मिलती है, बल्कि हमारा जिसका राइट इंजर हुआ उसके लिए मिलती है। हमारी कुर्सी ए ने तोड़ दी तो हमें कुर्सी का पैसा मिलेगा। वैसे उसने तोड़ने का अटेम्प्ट किया केवल, लेकिन टूट नहीं पाई तो कितना पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन क्राइम में चलिए वो अटेम्प्ट भी किया होगा और अगर ये अटेम्प्ट ऑफ क्राइम है तो उसके लिए भी पनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रॉन्गफुल एक्ट किया है उसके लिए लाइबल होता है, न कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। वहां कॉन्सिक्वेंसेस उसके केवल लाइबिलिटी को कम अधिक कर सकते हैं। उसने कार में ये समझ के गोली मारी कि आदमी होगा, कोई नहीं था, इवन ही वुड बी लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, दोष प्रयत्न के लिए भी लाइबल हो जाएगा। लेकिन अगर टॉर्ट की बात करें तो कार में जो छेद हो गया, जो डैमेज कार हुई, उतने के लिए लाइबल हुआ। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो यहां सहन करना पड़ा उसी के लिए लाइबिलिटी होती है। अधिकारों का जहां तक अतिक्रमण हुआ वहीं तक होती है सिविल लॉ। यह वायलेशन ऑफ राइट मस्ट बी प्रूव्ड। फिर से समझिए, इलीगल एक्ट which is not supported by law done by defendant, injury means violation of right and the right must be is a nature of right and rape of plaintiff. plaintiff के एक अधिकार का भंग होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि प्रतिवादी, वादी जा रहा है यहाँ उपचार मांगने, टॉर्ट के अगेंस्ट रेमेडी मांगने कौन जाता है? प्लेंटिफ, वादी, जो मांगता है, न्याय की मांग करता है, जिन ग्राउंड्स पे करता है, जिन फैक्ट्स पे करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, जो न्यायालय से कहता है कि साहब मेरी ये बात मान लो, प्लीज बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई क्लेम, एंड गिव मी जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट सेड बाय मी, क्लेम्ड बाय मी, उन फैक्ट्स को प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? जो क्लेम करता है। सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग टॉर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किस पे होगा? प्लेंटिफ पे हो जाएगा, क्योंकि उसी को साबित करना है। अगर वो साबित नहीं करे तो वही मुकदमा हारेगा ना। मैं जाऊं कहूं साहब इन्होंने मेरी चेयर तोड़ दी, मुझे कंपनसेट करवा दिया जाए, डैमेज दे दिया जाए, और मैं बोलूं कि साहब इन्हीं से कहिए ना कि ये प्रूफ करें कि नहीं इन्होंने चेयर नहीं तोड़ी, ये कह दे मैं भी नहीं प्रूफ करूंगा, तो जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा उन्हें इनोसेंट माना जाएगा और मुझे कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ पहले उस पार्टी पे होगा जो प्रूफ न करे तो मुकदमा खत्म हो जाएगा और वो लूज कर जाएगा। अगर कुर्सी के नुकसानी का मुकदमा मैं किया और ये मुकदमा डिसमिस कर दिया जाए, सूट डिसमिस कर दिया जाए, तो नुकसान किसका होगा? मेरा। इस नाते बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर, और मैं प्रूफ क्या करूं? सेक्शन 102 में कौन प्रूफ करेगा? मैं, क्योंकि मैं हारूंगा। 101 में मैं प्रूफ क्या करूंगा? वो चीज प्रूफ करूंगा जिसको मैं प्रूफ करके अपना मुकदमा जीत सकूं, अपना सूट को अपने फेवर में ला सकूं। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा? दैट द इलीगल एक्ट हैज बीन डन बाय डिफेंडेंट एंड इट कॉजेज इंजरी टू मी। अब क्वेश्चन ये है कि इंजरी को क्या कहते हैं? इंजरी कब मानी जाएगी कॉज हो? एक्चुअली यहां फिजिकल इंजरी नहीं है, ये वायलेशन ऑफ राइट, अधिकारों का अतिक्रमण। कोई जरूरी नहीं है कि जो इंजरी जो हम कह रहे हैं उसमें हमें कोई नुकसान हो ही रहा। जैसे हम किसी को वोट देना चाहते थे और वोट हम न दे पाए इसलिए किसी ने हमारा वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया या छिपा दिया उसने, हम वोट नहीं दे पाए। हमारे वोट न देने के बावजूद भी जिस कैंडिडेट को मैं वोट देना चाहता था वो इलेक्शन विन कर गया, वो जीत गया चुनाव, अब बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से जीत गया। यानी मेरे एक वोट का उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो नेग्लिजिबल हो गया है। मुझे कोई लॉस तो नहीं हुआ, मेरा कैंडिडेट तो जीत गया जिसे मैं सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मेरा राइट
मेरे राइट का क्या होगा? मेरा राइट था टू कास्ट माई वोट, अपना वोट देने का मेरा अधिकार था, और उसे उसने नष्ट किया है। हैविंग नो अथॉरिटी टू डू सो, ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसने ऐसा किया। इट इज इंजरी टू मी, ये मेरे लिए इंजरी मानी जाएगी। दो आई हैव सफर्ड नो फिजिकल लॉस, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ तो भी मुझे मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर मेरी कलम कोई तोड़े और इसके लिए मैं मुआवजा मांगने जाऊं तो ये जरूरी है कलम टूट गई हो, क्योंकि फिजिकल राइट इसमें भी है कि मेरा राइट कोई पेन न तोड़े। तो जरा देखिए, राइट्स जो है वो दो नेचर के हो सकते हैं। वायलेशन ऑफ राइट में राइट क्या है? अब राइट में ब्लेम हम नहीं कर रहे, राइट कैसा हो सकता है? राइट कैसा होगा? अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप फिर यहां से आगे देखिए। राइट्स में बी ऑफ टू काइंड्स। जस्ट हम राइट की बात करें, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? केवल राइट। राइट इन रेम को हम इधर कर दे रहे हैं, हम केवल राइट की बात कर रहे हैं। राइट क्या होता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइट्स। ये राइट्स किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस आफ्टर वायलेशन ऑफ द राइट। अधिकार का उल्लंघन हो जाने पर जो परिणाम निकलेगा उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस अराइज ऑन वायलेशन ऑफ राइट। किसी अधिकार के नष्ट हो जाने पर परिणाम क्या निकलता, उस बुनियाद पर। सपोज करें, फिर से बोल रहा हूं, कोई आदमी मेरी बिना इजाजत के मेरे घर में आया और फिर चला गया, मेरे अहाते में, बाउंड्री में, कंपाउंड में वो जंप किया और चला गया, गेट निकाल विदाउट माई कॉन्सेंट। इट इज माई राइट दैट नोबडी इंटर माई प्रीमाइसेस विदाउट माई कॉन्सेंट। मेरी सहमति के बिना कोई मेरे घर में प्रवेश न करे, मेरे प्रीमाइसेस में प्रवेश न करे। ही हैज डन सो, उसने ऐसा किया। ही वायलेटेड माई राइट, वो चला गया, उसके पैर से जो डस्ट आई थी, धूल आई थी, वो भी बारिश हो गई, धुल गया। हो सकता है कि उसके जंप कर देने की वजह से दो लोग वहां चोरी करने आए थे, डर के भाग गए, मेरा कुछ लाभ भी हो जाए। इट माइट कॉजेस बेनिफिट टू मी बाय अदर वे, बट he has violated my right to not enter my premises without my consent। मेरी सहमति के बिना मेरे प्रीमाइसेस में एंट्री न ले, ये अधिकार मेरा नष्ट कर दिया। ये सफिशिएंट, ये टॉर्ट है। he would be liable for tort। it is called trespass, इसे अत्याचार कहते हैं। और इसके लिए वो मुझे कॉम्पनसेटरी डैमेजेस देगा, नुकसान ही देगा। लेकिन क्या इसमें कुछ नुकसान हुआ है? नो। क्या कोई फिजिकल डैमेज हुआ है? नो। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट। और दूसरा क्या है? मेरी उसने पेन तोड़ दी, ये मेरा राइट है, मेरी कोई पेन न तोड़े, मेरे कपड़े न फाड़े, ये मेरा राइट है, कपड़े न फाड़े। तो ये राइट कब वायलेट हो जाएगा? जब कपड़े फट जाए, जब पेन टूट जाए। जब देखिए, एक में मेरा राइट है कि मेरे बिना परमिशन के कोई एंट्री न ले, वो सिर्फ मेंटल राइट है, उसमें कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, एक फिजिकल राइट है। तो फिजिकल राइट में क्या होगा? इसको कहते हैं क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड राइट यहां हिंदी होती है आत्यंतिक अधिकार। और यहां होती है विशेषित, विशेषण लगा हुआ है, कुछ शर्त लगी है, वो पूरा करेंगे तब होगा। आत्यंतिक अधिकार मतलब ऐसा अधिकार, राइट इन केस ऑफ वायलेशन नो फिजिकल डैमेज causing of physical, arising of physical damage is not required। ठीक है?
जिसके क्षतिग्रस्त होने पर उल्लंघन होने पर भौतिक फिजिकल हानि होनी आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं है, लॉ की बात नहीं है, ये नेचर है उसका, आवश्यक नहीं है। यहां जिसके क्षतिग्रस्त होने पर भौतिक क्षति अवश्य होती है। ये भौतिक क्षति को क्या कहते हैं? हानि। भौतिक हानि, भौतिक क्षति हम कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? हानि। भौतिक क्षति यानी हानि होनी, हानि होती ही है। यानी अब जरा देखिए, इस टॉर्ट में इंजरी है बट हानि नहीं है। इंजरी की अंग्रेजी होती है, इंजरी की अंग्रेजी होती है क्षति। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लिख लीजिएगा। टॉर्ट कब है? जब क्षति हो, अधिकारों का उल्लंघन। हानि हो या न हो। अब ये इंजरी है, इंजरी जरा देखिए, इसको हम एक मैक्सिम बना लें और इसको दूसरी मैक्सिम बना लें, तो ये जरा देखिए, नहीं वो दूसरी मैक्सिम नहीं बनेगी, एक तीसरी मैक्सिम बनेगी। यानी टॉर्ट क्या हो सकता है? इंजरी, और इंजरी का मतलब ये होता है कि इलीगल एक्ट से कॉज हुआ। ठीक है, मोटी मोटी इसको छोड़ दीजिए, इधर से हटा के उधर से सोचते हैं। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी बट नो डैमेज, इंजरी बट नो डैमेज, इंजरी बट नो डैमेज। दूसरा टॉर्ट क्या हो सकता है? इंजरी विद डैमेज। डैमेज का मतलब फिजिकल लॉस, इंजरी का मतलब वायलेशन ऑफ राइट। इंजरी मीन्स वायलेशन ऑफ राइट, डैमेज मीन्स फिजिकल लॉस, whether it is a legal loss or not, violation of right or not। जैसे मैंने अपना घर इंक्रोचमेंट करके सड़क पे बना लिया, अब गवर्नमेंट अथॉरिटी जाएंगी उसे तोड़ देगी। फिजिकल डैमेज तो हुआ, लेकिन क्या मेरा राइट वायलेट हुआ? नो। लेकिन मेरे अपने बाउंड्री में था तो भी तोड़ दिया गया, ये राइट्स का भी वायलेशन और फिजिकल डैमेज भी है। इंजरी विद डैमेज। अब इसको उल्टा कर दें, अगर इंजरी बट नो डैमेज इस वाले, तो ये बात क्या निकल के आएगी? यहां से जरा देखिएगा, डैमेज बट नो इंजरी। डैमेज बट नो इंजरी, इसको जरा आप क्लोज करके देखिए। डैमेज बट नो इंजरी, फिजिकल लॉस बट नो वायलेशन ऑफ राइट। फिजिकल लॉस तो हुआ बट अधिकार का नुकसान नहीं है। वो कैसे? मैं नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाया और मेरे नेग्लिजेंटली ड्राइव करने से मेरी कार ट्रक से टकरा गई, गलती मेरी थी ना, लॉस मुझे हुआ होगा, डैमेज मुझे हुआ, फिजिकल लॉस मुझे हुआ, लेकिन क्या मैं ही कंपनसेशन भी ले पाऊंगा? नो, यहां पर मुझे नहीं मिलेगा। यहां डैमेज है, फिजिकल लॉस है, बट आई एम नॉट अलाउड टू गेट रेमेडी फॉर दैट। इट्स नॉट वायलेशन ऑफ माई राइट। तो ये अधिकार का नुकसान नहीं है, भौतिक हानि है बट अधिकार का नुकसान नहीं। ठीक है, अब इन दोनों पे इसको हम कर दे रहे हैं, ये है बट इसको ए कर दे रहे हैं और इसको बी कर दे रहे हैं।
और ऊपर का सब मिटा दे रहे हैं। इन्हीं दोनों पे एक मैक्सिम है, इस पर कोई मैक्सिम नहीं। इंजरी विद डैमेज, इस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है। पेन तोड़ा और टूट गई, नुकसान ले लिया। कलम तो घर तोड़ा, टूट गया और नुकसान लिया। चर्चा इन दोनों पे थी, बहुत दिनों तक इनमें प्रॉब्लम थी कि क्या इंजरी बिना डैमेज के, विदाउट फिजिकल हार्म भी इंजरी हो सकती है, कोई पर्सन इंटाइटल हो सकता है रेमेडी लेने का। तो इस नाते दो मैक्सिम बनाए गए, उन मैक्सिम्स को हम यहां लिख दे रहे हैं, ऊपर इनको मिटा दें। These are very famous maxims. Known as, the first is the two maxims. एक हो जाएगा, बहुत फेमस मैक्सिम्स हैं ये, लैटिन में है, इंजूरिया साइन डैमनम। ये कहीं डैमनम लिखा, कहीं डैमनो लिखा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इंजूरिया मतलब वायलेशन ऑफ राइट, वायलेशन ऑफ राइट, अधिकार का नुकसान। साइन मतलब विदाउट, डैमनर मतलब फिजिकल लॉस। वायलेशन ऑफ राइट विदाउट फिजिकल लॉस, तो ये इस कैटेगरी में गया ना। ये इसमें इंजरी बट नो डैमेज। दूसरा क्या है, डैमनम, साइन इंजुरिया। ये इंजुरिया क्या लैटिन टर्म है, इंजरी है। डैमनम क्या, डैमेज है। साइन विदाउट, अब तो समझ आ जाना होगा, फिजिकल लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ राइट। क्या यहां पे रेमेडी मिलेगी? नो रेमेडी इज अवेलेबल। यहां पे मिलेगी ही मिलेगी। ये कहां गया, ये बी है। डैमेज बट नो इंजरी, इंजरी बट नो डैमेज, डैमेज बट नो इंजरी। और यहां क्या, इंजरी प्लस डैमेज, यहां दोनों है। ये भी टॉर्ट है, ये भी टॉर्ट है, ये टॉर्ट नहीं है, ये टॉर्ट है। हम इन दोनों को मिटा देंगे क्योंकि उसको हमने लिख दिया हुआ। तीन सिचुएशन है, मैक्सिम केवल दो के। इंजरी विद डैमेज इट इज टॉर्ट, लेकिन इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं थी। इंजरी भी है और फिजिकल लॉस भी है। प्रॉब्लम क्या थी, इंजरी साइन डैमनम, वायलेशन ऑफ राइट विदाउट लॉस। ये भी टॉर्ट है और ये भी टॉर्ट है, ये नो टॉर्ट, ये टॉर्ट नहीं। अब इसमें बहुत फेमस केस है एसपी वर्सेस व्हाइट। एसपी वर्सेस व्हाइट 1703 का केस है। लॉर्ड नॉर्थ है इसमें, आप इसको देखिएगा, बहुत फेमस केस है। इसमें प्लेंटिफ एक वोटर था, मतदाता था, और वो अपने कैंडिडेट को वोट देने गया था, बट डिफेंडेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वोटिंग बूथ का, पोलिंग बूथ का जो पीठासीन अधिकारी था, ही प्रिवेंटेड प्लेंटिफ टू कास्ट हिज वोट। उसने वादी को वोट देने से रोक दिया एंड ही कुडंट कास्ट हिज वोट, वो अपना वोट दे नहीं पाया। बट कॉन्सिक्वेंटली
On the declaration of result of the vote, the candidate of the plaintiff won the election. जिस प्रत्याशी को वो वोट देना चाहता था, कौन? प्लेंटिफ, वही चुनाव जीत गया। अब इसके बाद प्लेंटिफ आता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा करता है that the पीठासीन अधिकारी, the presiding officer had violated his right. उसने उसके अधिकार को नुकसान कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है मैंने तो किया, बट आपका बिगड़ा क्या? What kind of loss you have suffered? So I would not compensate you. जब ये बात हाउस ऑफ लॉर्ड में गई, लॉर्ड नॉर्थ ने वहां कहा इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉज एनी फिजिकल लॉस टू प्लेंटिफ टू गेट रेमेडी। उपचार पाने के लिए वादी का अधिकार, उसको वास्तव में नुकसान हो ये जरूरी नहीं है। वायलेशन ऑफ राइट इज सफिशिएंट टू इंटाइटल अ पर्सन टू गेट रेमेडी अंडर लॉ ऑफ लॉ। अधिकार का उल्लंघन ही पर्याप्त है अपकृत्य के लिए और उपचार लेने के लिए। वहां वो लिखते हैं दो नो लॉस ऑफ सिंगल पेनी हैव बीन ऑकर्ड टू प्लेंटिफ। वादी पर एक पेनी, एक पैसे का भी नुकसान न हो, एक दमड़ी का भी नुकसान नहीं हो, तो भी इफ हिज राइट हैज बीन वायलेटेड बाय द डिफेंडेंट he would be entitled to get remedy from defendant. यदि उसके अधिकारों का नुकसान हुआ है प्रतिवादी के कार्य से, तो वो उससे मुआवजा लेगा। भारत में भी इसको स्वीकार किया गया है। भारत में बनवारी लाल वर्सेस कॉर्पोरेशन लखनऊ, बनवारी लाल बनाम लखनऊ नगर निगम के केस में इसी तरह से ओट की बात थी, वहां भी किया गया। आगरा म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस अशरफी लाल, वहां भी ओट का ही मैटर था, वहां भी ऐसा किया गया। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आगरा म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस अशरफी लाल दूसरा केस है, तीसरा केस हो गया। ये लीडिंग केस है, इट्स लीडिंग केस। लेकिन आपको बता दें, आप बुक का हेल्प जरूर लीजिए जब वीडियो देखिए, या जो मेरा नोट्स गया उसका हेल्प लीजिए, उसमें लिखे होंगे केस। प्री में केस पूछे जाते हैं। एक केस है काली किशन टैगोर वर्सेस जद्दूलाल मलिक। काली किशन टैगोर वर्सेस जद्दूलाल मलिक, ये सब केसेस इस पे लिखना है, इंजुरिया साइन डैम। अगला एक केस है कालिया वर्सेस थापुरिया, कालिया बनाम थापुरिया। तो ये केसेस हैं, आप फैक्ट्स इनके पढ़ लीजिएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, इधर डैमनम साइन इंजरिया, जहां कोई अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, फिजिकल लॉस हुआ। इसमें बहुत फेमस केस में एक केस आता है सीता रमैया वर्सेस, आपको बता दें यहां के केसेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये 90% इंपॉर्टेंस रखता है इस विषय में पूछे जाने वाले केसेस में, और 10% में दूसरे केसेस। लेकिन यहां बहुत सारे केसेस हैं और इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पर्पज से, सबके सब पूछे जाते हैं। जैसे सीता रमैया वर्सेस महालक्ष्मा, सीता रमैया वर्सेस, किस देख लीजिएगा हम क्या लिखे, महालक्ष्मा। इसमें क्या था थोड़ा सा बता दें। ये एक मोहल्ला है, कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ढलान है, लोगों के घर बने हुए हैं, नो ऐसे प्लेन था, लोगों के घर बने हुए हैं। सपोज करिए जितने ब्लॉक्स हैं सब घर हैं, और यहां फ्लड आ जाता था, बाढ़ आता था, पानी भर जाता था, लोगों के घरों में तक पानी जाता था। 1 2 3 4 5 6 7 इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर के सामने बैरिकेडिंग लगा दी, कुछ बाउंड्री वॉल खड़ी कर दिया, जिससे कि इनके घर के सामने पानी इनके घर में न हो। इन सब ने बाउंड्री खड़ी कर दी, अपनी दीवार बाहर की खड़ी कर दी।
ये एक सज्जन है यहाँ बैठे हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली अगर इन लोगों के घर में भी दीवार नहीं होती तो पानी घुसता, तो ज्यादा पानी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता, एडजस्ट हो जाता। तो जो बाढ़ हर बार इतनी दूर तक आती थी, अब वो यहां तक इनके घर में फैल गई, क्योंकि अन्य लोग घरों में पानी एब्जॉर्ब हो नहीं पाए। इनको हर बार जो इतना लॉस होता था, अब वो इतना बड़ा लॉस हो गया। ये आते हैं इन लोगों पे मुकदमा कर देते हैं। I have suffered the loss, the extended loss because of the act done by these people. आप बताइए कि क्या इन लोगों ने जो किया वो एक्ट इलीगल था? इलीगल एक्ट था? नहीं था। क्या ये ऐसा राइट रखते हैं कि दूसरे लोग अपने घर की मरम्मत इस तरह से कर रहे हैं, अपने मरम्मत ना करें क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा हूं? ऐसा तो है नहीं। सो देयर वाज डैमना साइन इन, देयर वाज अ फिजिकल लॉस सफर्ड बाय दैट पर्सन बट विदाउट वायलेशन ऑफ हिज राइट। देयर वाज नो वायलेशन ऑफ हिज राइट, no one his rights was violated। इस नाते इनको कोई रेमेडी नहीं दिलाई गई। अगली बात, एक अगला केस इस पे, अगला केस है वो ऊषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। ऊषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। ऊषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। ये जय संतोषी मां एक मूवी आई थी इंडिया में, जिसमें 3 देवियों को, हिंदू धर्म की 3 देवियों को आपस में ईर्ष्या करते हुए, जेलसी करते हुए दिखाया गया। द 3 गॉडेस ऑफ हिंदू रिलीजन were shown to have jealousy against each। इस पर ये ऊषाबेन महोदया ने एक मुकदमा किया सिनेमा हॉल के खिलाफ कि इससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई, जो रिलीजियस फीलिंग्स है, जो आस्था, जो फेथ है, वो हर्ट हुई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई राइट आपके पास नहीं है कि आपकी फीलिंग हर्ट हो जाए तो उसके लिए कोई लायबल होगा। फीलिंग हर्ट होने पे भी लायबिलिटी होती है, पर इस मामले में कोर्ट ने ऐसी सिचुएशन में कहा कि आपकी फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगले का भी फेथ है कि वो किस तरह से रहे। अगला केस है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, केस ऑफ ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला, केस ऑफ ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल। इस स्कूल ने अपनी फीस बहुत कम कर दी, जिसकी वजह से दूसरे स्कूल्स में एडमिशन नहीं हुआ, सारे बच्चे उनके पास आ गए। दूसरे स्कूल चलाने वालों को हैवी लॉस हो गया, इकोनॉमिकल लॉस। क्या उसके लिए वो ग्लोसेस्टर स्कूल लायबल होगा? नो। Though damnum was caused to the other school conductors, जो और चलाने वाले थे उनको लॉस हुआ, बट they had no such a right कि फीस भी अपने ऊपर रखे। इसी तरह से अगला केस है एक्टन वर्सेस ब्लेंडेल। तो मैं केस बोल दे रहा हूं, आप बुक में से फैक्ट पढ़ लीजिएगा, कहानी वीडियो में मत सुनिए, किसी क्लास में टीचर से सिर्फ कहानी में सुनिए, ये बुक में आप खुद भी पढ़िए। एक्टन वर्सेस ब्लेंडेल, इसमें क्या था, एक जमीन है, एक आदमी अपनी जमीन में खुदाई इसलिए कर देता है कि ताकि दूसरे के यहां पानी न जाए, इस तरह की जानबूझ के ऐसा करता है क्योंकि ये चाहता था कि उसकी जमीन ले ले, या गड्ढा खोद देता, कुछ ऐसा काम है इसमें। इनोसेंट, सॉरी, नोइंगली कर रहा है, विलिंगली कर रहा है, ऐसा विद मेंटल प्रेजेंस कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनका ऐसा राइट नहीं कि ऐसा गड्ढा ही ना खोदे, तो चाहे उससे जितना भी को लॉस हो गया, इसके लिए लायबल नहीं। वो गड्ढा क्यों खोदा था कि इनके यहां पानी जा रहा बंद हो गया, जो पानी बारिश का इनकी तरफ ज्यादा था या जो अंडर वाटर जाता था, दोनों में से कोई एक फैक्ट होगा, आप देखिएगा। जो अंडर वाटर सोर्स था या जो बारिश का पानी इनकी जमीन से यहां जाता था, इससे ही ये कुछ काम कर रहे थे, कोई बिजनेस चला रहे थे। इसने कहा मेरी जमीन खरीद लो, इन्होंने खरीदने से मना कर दिया, तो उसने अपनी जमीन में कुछ ऐसा कर दिया कि इनके यहां पानी जो जा रहा बेकार हो जाए या न जाए। क्या ऐसा किसी का राइट है? नहीं। आप इंजॉय कर रहे थे, करते रहे, लेकिन आपका ये राइट नहीं था कि अगला गड्ढा न खोदे, भले ही उसने मेंटल प्रेजेंस से खोदा। ये ये जेलसी की वजह से खोदा, इसका कोई बेनिफिट नहीं, इवन देन ही वाज नॉट लाइक, बिकॉज नो सच राइट
was held by the was vested in the plaintiff। उसमें ऐसा कोई अधिकार नहीं था। दिस इज एक्टन वर्सेस ब्लैंडेड। एक केस हम अगला केस बोल देना, उसे लिख लीजिएगा, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड। और अगला केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकेट्स। ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकेट्स। और भी तमाम केसेज होंगे, देख लीजिएगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से टॉर्ट के बेसिक एलिमेंट समझ लिया और उन्हीं के बुनियाद पे राइट्स जो वायलेट होते हैं उनका नेचर समझा। एब्सोल्यूट राइट, नो फिजिकल डैमेज इज कॉज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ राइट। क्वालिफाइड राइट, नेचुरली फिजिकल लॉस इज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ क्वालिफाइड राइट। वहां का अधिकार ही ऐसा है कि उसका वायलेशन होने पर नुकसान हो ही जाएगा। जो एब्सोल्यूट है वो इंजुरिया साइन डैमनम में आते हैं, बिना अधिकार का नुकसान तो होगा लेकिन वास्तविक नुकसान जरूर नहीं है। जो क्वालिफाइड राइट्स का वायलेशन है वो सी में आता है, इंजरी विद डैमेज होती है। लेकिन जहां राइट का वायलेशन ही नहीं होगा वो डैमनम साइन इंजुरिया में आएगा। लॉस चाहे जो भी हो जाए उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसके लिए प्लेंटिफ इंटाइटल नहीं होगा क्यूरेटिव। तो उम्मीद है कि इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आगे लॉ ऑफ टॉर्ट को समझने में बहुत हेल्पफुल होता है।